यह समय का सबसे बड़ा मूर्ख है। एक छोटा सा ट्रैशी गोरा खलनायक जिसे एक ऐसे खेल में लाया गया जहां हर ओपी किरदार एक मोटी लड़की है, जैसे मार्वल राइवल्स में वो निंजा बेब। लेकिन मार्वल में अगर आपके पास पसीने से भरे गेंदे हैं तो आप जीत सकते हैं। यहाँ हमारे एमसी को अब लगभग कोई मौका नहीं है। कोई कह सकता है कि यह भयानक है क्योंकि मेरा भाई इस नौकरानी लड़की, इस बर्फीली राजकुमारी और इस किरीटों की नकल करने वाली लड़की से तंग है, जो सिद्धांत रूप से असली एमसी है। लेकिन जब मैं तंग कहता हूं तो मेरा मतलब अच्छे तरीके से और उससे भी बेहतर तरीके से है। हाँ भाई, तुम्हें पता है, अपनी गोली चुनो। हीरो बनने की चाह रखने वाला ट्रैश हारा हुआ चैट गोरा खलनायक जो मम्मी नौकरानी द्वारा कुचला जाता है और फिर आगे बढ़कर पकड़ लेता है। अरे यहाँ रुकना बेहतर है वरना वीडियो डाउन हो जाएगा। अब दुर्भाग्य से भाई के लिए वह देख सकता है कि भविष्य में उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा और वह हर दिन एक लड़की का मैकेनिक बुल खिलौना बन जाएगा जिसे हर दिन खाली किया जाएगा। मुझे उसके लिए इतना बुरा लगता है कि मैं खुद उसकी जगह लेने की पेशकश करूंगा। मैं वास्तव में एक हीरो हूं। साथ ही उसके पिता युद्ध में गए और कहा कि जब वह एक साल बाद वापस आएंगे तो बेहतर होगा कि उसने नौकरानियों के गर्भ में एक बच्चा डाल दिया हो क्योंकि उन्हें नए वारिस चाहिए। इसे मैं परिवार को व्यवसाय की तरह चलना कहता हूँ। और इस सब के साथ हमारे लड़के को, जो इस दुनिया की पागल लड़कियों की तुलना में थोड़ा कमजोर है, असली एमसी की क्रोध से बचना होगा, जो पोस्टरसली ओपी है। क्या वह इसे कर पाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम यहाँ मोटी लड़कियों को देखने आए हैं। चलो शुरू करते हैं। यह सब कैंपबेल परिवार के महल में शुरू होता है। मुख्य लड़का सोचने लगता है, रुको, क्या मैं अभी कार दुर्घटना में नहीं मरा? मेरा मतलब है कार हादसा। क्या मैं समय में यात्रा कर गया हूं या कुछ और? यह सजावट यूरोपीय जैसी दिखती है और दर्पण में वह चेहरा, यह मुझ जैसा दिखता है जब मैं 17 या 18 साल का था, सिवाय इसके कि यह कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि वह अब बहुत बड़ा है। वह फिर से देखता है, आश्चर्यजनक रूप से, और हाँ, वह वास्तव में पहले बहुत अच्छा दिखता था, इससे पहले कि वह एक टूटा हुआ मोटा गड़बड़ बन जाए। जैसे ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह बूढ़ा हो रहा है और ऐसे सपने देख रहा है जहां आप पुनर्जन्म लेते हैं क्योंकि आपका जीवन दयनीय हो गया था, वह एक छोटा चाकू लेता है और कहता है कि उसे इसे पक्का करना होगा। खून बहने लगता है। वह कहता है कि यह बस एक छोटा सा कट है, हालांकि यह बहुत दर्द देता है और उसे अपनी उंगलियां चाटनी पड़ती हैं, यह कहते हुए कि यह राक्षसी चीज बहुत वास्तविक लगती है। तभी अचानक यादें तेजी से दौड़ने लगती हैं। जिस लड़के में उसने पुनर्जन्म लिया, उसका नाम मून कैंपबेल है, एक गरीब लड़का जिसने अपने सारे खिताब खो दिए, एक भिखारी बन गया और अपने परिवार द्वारा त्याग दिया गया। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि वह कभी भी उनकी जमीन पर कदम न रखे, वरना उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। जाहिर तौर पर उसने कोई भयानक अपराध किया था। वह अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और कहता है, कमाल है, मुझे लगा यह बस एक संयोग था, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से वह उस मानसिक रूप से अक्षम लड़के के शरीर में स्थानांतरित हो गया है, वह गोरा खलनायक जो न तो कोई अभिजात था और न ही कुछ खास। वह इस कहानी को लंबे समय तक पढ़ता था। इसे द प्रोटैगनिस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इन हिस्ट्री कहा जाता था। और हाँ, आप पहले से ही जानते हैं कि इसका शीर्षक क्या होने वाला है। यह एक घिसापिटा कथानक है। केवल अंतर यह है कि मुख्य किरदार एक महिला है। उसका परिवार उसे छोड़ देता है, फिर वह दुनिया में निकल पड़ती है, अपने कौशल विकसित करती है, राक्षसों को मारती है और एक हीरो बन जाती है। खेल की शुरुआत में वह गोरा लड़का मून कैंपबेल शुरुआती उपद्रवों में से एक है जो कई लोगों को उसे हराने के लिए भेजता है। लेकिन वह पागलों की तरह स्तर बढ़ाती है। अंत में उसकी योजना नष्ट हो जाती है, उसे हवेली से निकाल दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है और वह एक भिखारी बन जाता है। 20 अध्याय बाद कोई भी उसका नाम तक याद नहीं रखता। पुनर्जन्म लेना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे किरदार के शरीर में नहीं जो बस नायिका के विकास के लिए एक सीढ़ी है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है।
वह कहता है, अंदर आओ। और एक नौकरानी कमरे में प्रवेश करती है, पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि यह कुछ गंभीर नहीं है, और वह उसे बताती है कि कल के भोज के लिए कपड़े पहले ही पहुंच चुके हैं। वह उसे कहता है कि बस उसे वहां छोड़ दे। लेकिन उस पल में वह कुछ अजीब नोटिस करती है और पूछती है कि क्या वह घायल हो गया है। वह कहता है कि यह बस एक हादसा था, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन फिर 10 रुपए की शर्त, आप अंदाजा लगाएं कि वह आगे क्या करती है। हाँ, वह घुटनों के बल बैठती है और खून साफ करने में मदद करती है। वह वास्तव में एक प्रेरित कर्मचारी है, निश्चित रूप से उसे वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। और वह उससे यह भी कहती है कि कृपया वह खुद को इस तरह चोट न पहुंचाए। लड़का पागलों की तरह शर्मा रहा है, अपने आप से सोच रहा है कि वह इस पल को निश्चित रूप से याद रखेगा। फिर वह टॉप की तरह घूमती है, कहती है कि वह जा रही है, और उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है, वह वहां बैठा है, मूर्खों की तरह शर्माता हुआ, बुदबुदाता हुआ कि यह दुनिया एकदम सही है। वह अपने चेहरे को ढक रहा है और इधर-उधर लहरा रहा है, पूरी तरह से उत्साहित कि उसके पास एक प्रशंसनीय नौकरानी है। जाहिर है वह एक निराशाजनक कोटकू है। इस बीच कमरे के बाहर नौकरानी सोचती है कि यह अजीब है कि उसने धन्यवाद कहा। बेशक पुनर्जन्म से पहले वह निश्चित रूप से एक पूर्ण मूर्ख रहा होगा। अब हमारा लड़का सोच रहा है कि कोई इतना अच्छा दिखने वाला और एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ, जिसके पास एक प्यारी नौकरानी है, फिर भी उसने नायिका को उकसाना एक अच्छा विचार समझा। उसे निर्वासित करने का मुख्य कारण जाहिर तौर पर यह था कि उसने तीसरी राजकुमारी को नशीला पदार्थ देने की कोशिश की थी, या कुछ ऐसा ही। लेकिन अब जब वह जानता है कि वह रास्ता कैसे समाप्त होता है, उसे बस इसे पूरी तरह से टालना होगा। इस आरामदायक जीवन को बनाए रखने के लिए उसे सबसे पहले उस समारोह के साथ सावधान रहना होगा जहां सारा हंगामा शुरू होता है। फिर उसे ख्याल आता है, वह नौकरानी जिसके पास मोटी जांघें हैं, उसने पहले ही भोज के लिए कपड़े ला दिए थे और बताया था कि यह कल होने वाला है। उस समय लड़का बिस्तर पर लुढ़क रहा है, सिस्टम, गॉडेस, ग्रैंडपा, मंक को पुकार रहा है, और वह उसे कोई चीट या पावर अप भी नहीं देगा। समस्या यह है, अगर भोज कल ही है, तो इसका मतलब है कि उसने पहले ही नायिका के साथ बहुत सारी भयानक चीजें कर दी हैं। वह बस उम्मीद करता है कि वह हद से ज्यादा न जाए, जैसे कि उसके चेहरे पर पैर रखना या कुछ और। लेकिन अगर वह ऐसा करती है, तो उम्मीद है कि वह काली तंग चड्डी पहनेगी और धीरे धीरे करेगी। जाहिर है लड़के का स्वाद खैर परिष्कृत है, लेकिन अब उसने अपना मन बना लिया है। कल जैसे ही वह उसे देखेगा, वह सीधे उसके सामने दौड़ेगा, 3 बार घुटनों के बल बैठेगा और माफी मांगेगा। अचानक कुछ उसके सिर पर मारता है और वह मुड़कर चिल्लाता है कि यह किसने किया। तब वह देखता है कि बिस्तर पर एक छोटी सी किताब है। वह तुरंत सोचता है कि क्या उसका चीट आ गया है। वह उसे उठाता है और कहता है, आखिरकार भगवान ने उसे हारा हुआ मानने से इनकार कर दिया। वह हमेशा के लिए हारा हुआ होने के लिए नियत नहीं था। अब वह अनंत ज्ञान प्राप्त करने और अपनी नियति को अपने हाथों से बदलने का समय है। लेकिन जब वह किताब खोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। वह सोचने लगता है, क्या इस चीज को किसी विशेष सक्रियण की जरूरत है। कहानियां आमतौर पर यूरोप में होती हैं। इसका क्या मतलब है। तभी किताब हमला करती है, उसके सिर से खून बहने लगता है और एक बूंद खून पेज पर गिरती है। एक अंधेरी आभा उठती है और वह सोचने लगता है कि यह क्या हो रहा है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है और अचानक वह खुद को अपने हाथों और पैरों के साथ बंधा हुआ पाता है। उसकी गर्दन भी। वह पूरी तरह से पीटा हुआ है। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि वह कहाँ है, जब एक डरावनी लड़की प्रकट होती है और कहती है कि वह काफी देर तक सोया रहा। वह कहता है कि उसका शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन वह बस कहती है कि सबक सीखते समय दर्द अपरिहार्य है।
उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह वास्तव में कितनी दुखी है। वह नहीं चाहती थी कि उसका अंत ऐसा हो, लेकिन वह क्रूर और स्वार्थी व्यवहार कर रहा था। उसे दूसरों को दर्द देना चाहिए था, न कि सहनशीलता दिखाकर सभी को उससे नफरत करवानी चाहिए। यही एकमात्र तरीका था कि वह पूरी तरह से उसका हो। लेकिन हाल ही में उसका दिल बदलने लगा था और यह काम नहीं करने वाला था। फिर भी चाहे जितना समय लगे, वह उसे उस प्यार से शुद्ध करने वाली थी जो उसके पास था, और फिर वे हमेशा के लिए एक साथ होंगे। फिर बाम चाकुओं की बौछार और वह अपने कमरे में वापस जागता है। हम्मा ऐसा लगता है कि नायिका को वह खलनायक के रूप में ज्यादा पसंद हो सकता है, लेकिन अगर वह उस रास्ते पर जाता है तो उसका जीवन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। और अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह पहले से ही गड़बड़ है। तो अब लड़के को क्या करना चाहिए? वह सोचने लगता है कि क्या वह सपना अतीत से था या शायद भविष्य की एक झलक। आखिरकार वह सारा दृश्य तब शुरू हुआ जब उसका खून किताब को छू गया। शायद यह गलत के कारण शुरू होने वाली एक भविष्य की चेतावनी थी। जब वह फिर से किताब को देखता है तो उसे समझ में आता है कि अगर वह 3 बार घुटने टेकने और माफी मांगने की अपनी पूरी योजना के साथ आगे बढ़ता तो यही परिणाम होता। यह देखते हुए कि उस दृश्य में वह कैसे बंधा हुआ और यातना सह रहा था, अचानक परिवार से निकाला जाना और भिखारी बनना अब इतना बुरा नहीं लगता। अब जब वह उत्साहित है, वह एक आधुनिक बुद्धिमान लड़का है और वह अपने सारे ज्ञान का उपयोग न केवल अपनी नीति को बदलने के लिए बल्कि पूरे देश की नीति को बदलने के लिए कर सकता है। वैसे भी एक अभिजात होना इतना अच्छा नहीं है। वे सब इस छोटे से भूखंड में फंसे हुए हैं। वह अपनी नीति को अपने दोनों हाथों से नियंत्रित करने जा रहा है और किसी पर भी निर्भर रहना बंद कर देगा। यह कहकर वह पहले से ही बैठा हुआ है, स्वादिष्ट मांस खा रहा है, अपने आप से कह रहा है कि विशेषाधिकार का जीवन वास्तव में कितना शानदार है और इसे खोना वाकई बहुत बुरा होगा। उसके बगल में बैठी है नॉइस कैंपबेल, उसकी माँ, जो सचमुच 18 साल की दिखती है, और डैन वुमन, और वह उससे कहती है कि वह आज बहुत खुश दिख रहा है। उसका पिता लोन टिप्पणी करता है कि वह शायद कल के समारोह के लिए उत्साहित है, क्योंकि यह शायद उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। वह बस हाँ कहकर साथ देता है, संदेह न जगाने की कोशिश करता है। इस बीच उसकी माँ कहती है कि वह उसे उस भोज में नहीं जाने दे सकती, वरना सारी कुलीन लड़कियां उस पर टूट पड़ेंगी। लोन जवाब देता है कि यह संभव भी नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रिंसेस सीलिया है, और जो भी लड़की कुछ करने की कोशिश करेगी वह निश्चित रूप से उसे जलन महसूस कराएगी। उसकी माँ प्यारी बनकर कहती है कि उसे यह सीलिया लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। वह बिल्कुल प्यारी नहीं थी और उसके बेटे के लायक नहीं थी। अब हमारा लड़का वहां बैठा है, उलझन में, सोच रहा है कि उसके माता पिता को उस पर इतना भरोसा क्यों है जब वह एक पूर्ण मूर्ख था, और यह सीलिया कौन है। तभी उसे ख्याल आता है, वह तीसरी राजकुमारी है जिसे उसने नशीला पदार्थ देने की कोशिश की थी, जो उसे उसके जीवन में आपदा लाने वालों में से एक बनाती है। मूल कहानी में हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन यहाँ क्लासिक संडे, बाहर से ठंडी अंदर से गर्म। समझ गए? मून उदास महसूस कर रहा है, यह महसूस करते हुए कि उसके माता पिता वास्तव में अच्छे लोग लगते हैं। उसे वास्तव में इसलिए निकाला गया क्योंकि वह एक पूर्ण बदमाश की तरह व्यवहार करता था, और उसके पिता बस एक सड़ा हुआ बेटा नहीं चाहते थे। लेकिन यह उसे अपनी नीति बदलने के लिए और प्रेरित करता है। यहाँ तक कि अगर यह जोखिम भरा है, वह नहीं चाहता कि उसका पूरा परिवार उसके साथ बर्बाद हो जाए। उसके परिवार के बर्बाद होने का असली कारण यह है कि लोग मानते हैं कि उसके पिता ने उसे राजकुमारी को मारने का आदेश दिया था, जो विश्वासघात का एक रूप था। तो शायद उसे जो करना है वह है खुद पर सारा दोष लेना और यह सुनिश्चित करना कि कोई और इसमें शामिल न हो। समस्या यह है कि समारोह कल ही है और बहुत कुछ बदलने के लिए समय नहीं बचा है। उसे जो अजीब लगता है वह यह है कि अगर यह आयोजन इतना करीब है तो उसे उस नशीले पदार्थ के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता जो इस्तेमाल होने वाला है। क्या कोई उसे इसे सौंपने वाला है?
वास्तव में क्या होने वाला है? जब वह यह सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, एक नौकरानी प्रकट होती है और वह गलती से उससे टकरा जाता है। वह अजीब तरह से गिरती है, कहती है कि उसने मैडम की काली चाय गिरा दी। जब वह पूछने जाता है कि क्या वह ठीक है, तो जाहिर है वह डर जाती है, यह सोचकर कि उसे डांट पड़ने वाली है। वह देखती है कि चाय उस पर गिर गई है और तुरंत उसे साफ करने के लिए दौड़ती है। लेकिन जिस पल वह गड़बड़ देखती है, उसे यकीन हो जाता है कि उसका जीवन खत्म हो गया है। वह नौकरी से निकाल दी जाएगी और शायद कल तक सड़क पर कुत्ते का खाना खा रही होगी। नायक को एहसास होता है कि उसकी प्रतिष्ठा वास्तव में उससे पहले चलती है, इसलिए वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है कि वह उसे सजा नहीं देने वाला। यह क्या है? लड़का इसमें भी चिकना है। उसे अपनी बाहों में खींचता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। वह पूरी तरह से उलझन में है, यह समझने की कोशिश कर रही है कि युवा मालिक क्या कर रहा है। ईमानदारी से मैं भी यही सोच रहा हूं। उसके हाथों का क्या? फिर ऐन प्रकट होती है और उसे पुकारती है। वह गोरी लड़की का नाम पूछता है और वह कहती है कि यह नोएल है। वह ऐन को कहता है कि उसका ख्याल रखे, लेकिन ऐन कहती है कि उसे और नोएल को अभी भी कल के लिए चीजें तैयार करने पर ध्यान देना है। वे अब ढीले नहीं पड़ सकते। वह बस उनसे कहता है कि मदद के लिए और लोगों को काम पर रखे। मेरा मतलब है, आओ। इतना बड़ा हवेली में पर्याप्त कर्मचारी कैसे नहीं हैं? एन बस झुकती है और कहती है, और हमारा चिकना बात करने वाला हमेशा की तरह अपने लिए कुछ समय खरीद लेता है क्योंकि वह चला जाता है। नोएल टिप्पणी करती है कि यह अजीब है कि युवा मालिक ने पहले कभी किसी को अपनी मदद करने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह हमेशा कहता था कि लोग गंदे हैं, इसलिए अब यह सुझाव देना अजीब है। एन कहती है कि उसने भी कुछ अजीब देखा है। शायद योजना को जल्दी आगे बढ़ाना सबसे अच्छा होगा, इससे पहले कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं। अपने कमरे में वापस वह सारे डिब्बों की तलाशी ले रहा है। तीसरी राजकुमारी को नीचे गिराने वाला जहर कोई उच्चस्तरीय बेहद महंगा भ्रमकारी औषधि होना चाहिए। तभी उसे एक काला बाजार कार्ड मिलता है। जाहिर है इसका उपयोग उस चीज को खरीदने के लिए किया गया होगा जो उसने अंततः पी लिया था। दृश्य व्यापारिक जिले में बदल जाता है। यह रात का समय है और नायक दूसरों से कहता है कि वहां इंतजार करें जबकि वह कुछ चीजें खरीदने जाता है। वह उस क्षेत्र से होकर गुजरता है, ज्यादातर अनदेखा, कहानी के रास्ते को याद करने की कोशिश करता है। आखिरकार वह एक दरवाजे तक पहुंचता है और कहता है। वह अपना परिचय पत्र दिखाता है और वह आदमी उसे अतिथि के रूप में स्वागत करता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। यह लियोपोल्ड ब्लैक मार्केट है। औषधियाँ, सामग्रियाँ, जादुई प्राणी, यहाँ तक कि कृत्रिम भी। और बेशक एक क्लासिक सेटअप, गुलाम। नायक के सहयोगियों में से एक को वास्तव में इस जगह से खरीदा गया था। लेकिन यह हिस्सा गौण है क्योंकि अभी उसके पास इससे बड़ी समस्याएं हैं। वह एक कमरे में प्रवेश करता है और एक बिल्ली का मुखौटा पहने हुए किसी व्यक्ति द्वारा स्वागत किया जाता है, जो तुरंत पूछता है कि वह क्या ढूंढ रहा है। उनके पास हर तरह की औषधि है। वह कहता है कि वह कुछ ऐसा चाहता है जो रंगहीन, गंधहीन हो, विशेष रूप से जादूगरों पर अच्छा काम करे और उन्हें घंटों के लिए बेहोश कर दे। वह शायद इसे खरीदेगा और उपयोग करेगा, लेकिन वास्तव में लड़की के साथ कुछ नहीं करेगा। अब मैं भी उलझन में हूं। वह कहानी का पालन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ईमानदारी से नहीं पता कि वह अब क्या योजना बना रहा है। बिल्ली के मुखौटे वाला व्यक्ति कहता है कि वह निश्चित रूप से मजेदार समय बिताने की तलाश में है। अगर वह चाहे तो वह कुछ गुलामों की सिफारिश भी कर सकती है। वह कहता है कि वह जा रहा है, लेकिन वह उसे रोकती है, कहती है कि रुको। वह औषधि लाएगी। मून कहता है कि यह बताना असंभव है कि यह पुरुष है या महिला, और यह उचित है। जिसने भी इस किरदार को बनाया, उसने इसे अनुमान लगाना मुश्किल कर दिया।
यह डरावना भी है, तो चलो इसे तटस्थ रखते हैं। वह व्यक्ति एक औषधि लेता है, जबकि हमारा नायक सोच रहा है कि वह शरीर कितना अविश्वसनीय है। सबसे अधिक संभावना है, यह एक शानदार महिला है जिसके पास एक शक्तिशाली आकृति है जो इस पूरे अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन को चला रही है। उस पल में दरवाजा फिर से खुलता है और कोई और अंदर आता है। काली तंग चड्डी को देखते हुए आप पहले से ही जानते हैं कि अब क्या समय है। क्या हमारे लड़के की नज़र भी ऐसी बारीकियों पर है? वह व्यक्ति कहता है कि वे एक अत्यंत शक्तिशाली नशीले पदार्थ को खरीदने आए हैं जो जादूगरों को निशाना बनाता है और कोई निशान नहीं छोड़ता। विक्रेता उलझन में है। यह एक ऐसी औषधि है जो वह शायद ही कभी बेचती है, और अब अचानक हर कोई इसके लिए पूछ रहा है। मून हैरान है। उसे नहीं लगा था कि महिलाओं को भी इस तरह का स्वाद है। वह उस व्यक्ति के लिए बुरा महसूस करता है जो इस पूरे कष्ट से गुजरने वाला है, लेकिन वह कुछ भी मदद नहीं कर सकता। फिर वह महिला दो शीशियां मेज पर फेंकती है और कहती है कि यही वह है जिसे हर कोई ढूंढ रहा था। भले ही अंदर का तरल रंग में चमकीला था, इसे शराब के साथ मिलाने से यह पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा। बस कुछ बूंदें एक हाथी को 2 से 3 घंटे के लिए बेहोश करने के लिए पर्याप्त थीं। वह इसकी ताकत से हैरान है। मुखौटे वाली लड़की कहती है कि अगर उसे विश्वास नहीं है तो वह इसे खुद आजमा सकता है। उसे बस 3 घंटे तक फर्श पर सोना होगा और फिर भी पूरी कीमत चुकानी होगी। यह केवल लागत को कवर करता है। 1,30,000 अमीलियास स्थानीय मुद्रा। पास में खड़ी मुखौटे वाली महिला हालांकि कहती है कि उसके पास अमीलियास नहीं है, लेकिन भुगतान करने का एक और तरीका है। वह एक पत्र दिखाती है और विक्रेता कहती है कि इतने मूल्य के साथ कुछ स्वीकार करना मुश्किल है। वह इसे पढ़ती है और पूछती है कि क्या इसमें लिखा सच है। रहस्यमयी आकृति कहती है कि विक्रेता अपने कौशल का उपयोग करके इसे सत्यापित कर सकती है। रहस्यमयी या नहीं, चलो असल बात करें। यह शायद एन है। और कौन हो सकता है? विक्रेता कहती है, ठीक है, औषधि उसकी है। मुखौटे वाली महिला इसे लेती है, उसका धन्यवाद करती है और बाहर निकलने लगती है। इस बीच मून बस कहता है कि इसे उसके कार्ड पर चार्ज कर दे। विक्रेता एक बोनस औषधि सौंपती है और कहती है कि अगर वह इसे दूसरी के साथ मिलाए तो अनुभव बहुत बेहतर होगा। वह उसका धन्यवाद करता है, इसे अपने बैग में डालता है और पूछता है कि दूसरी महिला ने उसे जो जानकारी दी वह क्या थी। लेकिन विक्रेता जाहिर तौर पर ईमानदारी से ज्यादा परवाह नहीं करती, कहती है कि वे पुराने दोस्त हैं और अगर वह उचित मूल्य पर जानकारी चाहता है तो उसे 9 लाख हमीलियास खर्च करने होंगे। वह उसे एक नज़र देता है और मुड़कर कहता है कि वह इसमें रुचि नहीं रखता। वह घोटालेबाज उसे 7 गुना कीमत वसूलने की कोशिश कर रही थी उसके सामने। वह इसमें नहीं फंसने वाला। वह आधुनिक दुनिया से है। वह पहले से ही एक जाल को देखकर पहचान लेता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, विक्रेता कहती है कि वह जल्द ही उसे फिर से देखने की उम्मीद करती है। फिर वह अपना मुखौटा उतारती है और बेशक यह एक महिला थी। अब वह जानती है कि हवेली में क्या होने वाला है और वह सोच रही है कि वह सारी जानकारी किसे बेचेगी। जाहिर है, सबसे दिलचस्प कदम होगा कि वह दोनों पक्षों को बेच दे और पूरी तरह से अराजकता पैदा कर दे। क्या वह नायिका हो सकती है? उसके पास निश्चित रूप से वैसी शक्ल है। अगली रात कैंपबेल पैलेस में यह अनजान कुलीनों से भरा हुआ है और हमारा लड़का ठीक बीच में है। एक मूंछों वाला सज्जन अपनी तीसरी बेटी के साथ प्रकट होता है, यह कहते हुए कि अगर वह युवा मिस्टर कैंपबेल से मिले तो यह शानदार होगा। वह हमारे लड़के की तरफ देखती है और कांपने लगती है, फिर अपनी पोशाक को लहराते हुए भाग जाती है, चिल्लाते हुए कि उसकी मां उसे बुला रही है। ईमानदारी से वह प्रतिक्रिया डर से ज्यादा कुछ और लग रही थी।
पिता माफी मांगता है, कहता है कि वह थोड़ी डर गई है, और मून बस कहता है कि यह ठीक है। तभी वह नोटिस करने लगता है कि कोई भी लड़की उसे देखकर खुश नहीं लगती। जाहिर है उसकी प्रतिष्ठा ने अपना असर दिखाया है। फिर भी यह ससुर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वह इस बात से प्रभावित है कि लड़का कैसे व्यवहार कर रहा है। वह वास्तव में आगे बढ़ रहा है और आज रात वह लड़का होना बंद कर देगा और कैंपबेल परिवार का पुरुष बन जाएगा। मून उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। अचानक प्रवेश द्वार पर कोई शांति के लिए पुकारता है। लियोपोल्ड एम्पायर की तीसरी उत्तराधिकारी, जिसे बर्फ की शुद्धता से आशीर्वादित आइस गॉडेस के रूप में जाना जाता है, आने वाली है। तीसरी राजकुमारी सीलिया, जो संदिग्ध रूप से जेंशिन इम्पैक्ट की पेमन जैसी दिखती है। लोन कहता है कि वह बाकी मेहमानों के साथ घुलने मिलने जा रहा है और मून से उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। मून सीधे अंदर जाता है, राजकुमारी को पुकारता है, कहता है कि काफी समय हो गया। वह उसकी शक्ल की तारीफ करता है और उसके बालों में भी पेमन की तरह छोटे छोटे चमकते तारे हैं। मेरे भगवान, लड़की में वास्तव में मौजूदगी है। वह तारीफ के लिए उसका धन्यवाद करती है। वह बहुत प्यारा और नम्र व्यवहार कर रहा है और वह सोचने लगती है कि कुछ गड़बड़ है। फिर वह कहता है कि वह यात्रा से थक गई होगी और सुझाव देता है कि वह थोड़ा आराम कर ले। जैसे ही वह गुजरती है, सभी कुलीन उसे सलाम करते हैं और वह सोच रही है, इस लड़के को आज क्या हो गया है। वह बहुत ज्यादा विनम्र हो रहा है। उस पल में ऐसा लगता है कि कैंपबेल कुछ लोगों की बातें सुन रहा है जो किसी नाजायज बेटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने पति के साथ द्वंद्व किया था। मैं भी थोड़ा उलझन में हूँ। ऐसा लगता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह नाजायज है, तलाकशुदा है और अब उत्तराधिकारी के रूप में योग्य होना चाहती है। पार्टी के बाकी लोग उन्हें ऐसी बातें कहना बंद करने के लिए कहते हैं। यह पागलपन की बात है। अरे बिल्कुल ठीक है। अब कौन आ रहा है नायिका के साथ? इस दुनिया का मुख्य किरदार एरियल बुगार्ड, जिसके काले बाल बाईं ओर हैं। ईमानदारी से वह बहुत साधारण है, आप जानते हैं। लेकिन यह समझ में आता है। अगर आप सोचें तो नायक आमतौर पर थोड़े साधारण होते हैं, काले बाल, सादा चेहरा। और वह वहां है, पूरी तरह से सामान्य व्यवहार करते हुए, मिस्टर मून का अभिवादन करते हुए। वह थोड़ा अजीब हो जाता है और जवाब देता है कि वह बहुत अच्छा कर रहा है और उसका स्वागत करता है। लेकिन तभी कोई बड़ा आदमी बीच में आता है और पूछता है कि वह युवा मालिक से इस तरह कैसे बात कर सकती है। वह थोड़ा आकस्मिक थी और हमारा लड़का उस आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि यह ठीक है। वह जैसा चाहे बात कर सकती है। वह पहले से ही काफी विनम्र रहा है। उस समय वह लगभग एक छोटा सा टूटन महसूस करती है। वह सोच रही है कि यह लड़का, जो उसे नाजायज बेटी की तरह भयानक व्यवहार करता था, अब अचानक उसका नाम ठीक से बोलना जानता है। उसकी दोस्त एरियल को देख रही है, पूरी तरह से उलझन में, जब तक कोई हाथ बढ़ाकर मिस लियाह को नहीं पुकारता। दूसरी हैरान हो जाती है क्योंकि कैंपबेल उसका पूरा नाम जानता है, मिस लियाह एंजर। वह उसका हाथ लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एरियल उसे थप्पड़ मारकर दूर कर देती है और उसे चालबाजी बंद करने के लिए कहती है। वह उसे पकड़ती है और कहती है कि सुनो, वह यहाँ उसके पिता की वजह से है, इसलिए वह बेहतर होगा कि कुछ भी गलत करने की कोशिश न करे। अगर उसने उसके या लियाह के साथ कुछ भयानक करने की सोची भी, तो वह सुनिश्चित करेगी कि वह वहां से जिंदा न निकले। इसके साथ वह चली जाती है। मुझे वह पहले से ही पसंद है। वह धर्मी नायिका का अभिनय कर रही है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वह चाहती है कि वह मुसीबत पैदा करे। मून सोच रहा है कि जैसा उसने उम्मीद की थी, नायिका से निपटना मुश्किल होने वाला है। लेकिन वह कहता है कि उसे वास्तव में परवाह नहीं है। रात खत्म होने के बाद वह अपना रास्ता जाएगी और वह अपना और वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे।
थोड़ी देर बाद वह अपना भाषण देता है। जाहिर है यह उसका जन्मदिन है। कौन जानता था? ऐसा लगता है कि वह 18 साल का हो गया। हर कोई ताली बजाता है और उसे शानदार कहता है। लड़का लगभग एक और प्रकरण में पड़ जाता है, लेकिन अब समय है असल काम पर उतरने का। वह इधर-उधर देखता है और दर्पण के पास ठंडक बरत रही पेमन को देखता है। वह उसके पास जाता है, अपना परिचय देता है और माफी मांगता है, यह कहते हुए कि वह आशा करता है कि वह अशिष्ट नहीं हो रहा। वह नृत्य का सम्मान मांगता है। मेरे भगवान, क्या उसे अब लगता है कि वह राजघराने का है? वह स्वीकार करती है, बेशक। वह लड़की हालांकि उस पोशाक के साथ कुछ गंभीर हथियार दिखा रही है। जो भी सहायक सामग्री वह पहन रही है, वे लगभग फटने वाले लगते हैं। इस बीच कुलीन सभी कठोर और अजीब हैं। इधर-उधर देखते हुए और नायिका एक तरफ केक खा रही है, जबकि वह तीसरी राजकुमारी के साथ नृत्य करता हुआ देख रही है। वह उसकी चालों की तारीफ करती है और वह कहता है कि वह अभी भी शुरुआती है। वह जानती है कि वह कितना बदल गया है और कहती है कि अब वह आखिरकार एक कुलीन की तरह व्यवहार कर रहा है। उसे जो अजीब लगता है वह यह है कि पहले उसका नृत्य का निमंत्रण कैसे गया। योद्धा, मैं तुम्हें नृत्य की दया दूंगी। कृतज्ञ रहो। वह अजीब तरह से उसे भूलने के लिए कहता है कि इसे अतीत में छोड़ दो। संगीत बजता है। चलो लोग, अब हम कथानक में गहरे हैं। वे नृत्य कर रहे हैं, वह उसकी प्रशंसा कर रही है, सामान्य बातें, और फिर यह क्या है? वह पेमन के पीछे करीब आता है। क्या वह एडवेंचरर शैली में बैकअप बुला रहा है? तभी वह कहती है कि उन्हें एक निजी बातचीत करने की जरूरत है। वह पहले से ही जानती है कि यह विवाह सिर्फ राजनीतिक है, उनके परिवारों की वजह से व्यवस्थित। वह जवाब देता है कि अगर वह इसे रद्द करना चाहती है तो वे मिलकर ऐसा कर सकते हैं। वह थोड़ा पीछे हटती है और कहती है कि वे इसके बारे में बाद में और बात करेंगे। फिर वह पूछती है, अभी उसके कमरे में चलें? मैडम, वह हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, वह पहले से ही उसे खींच रही है। एक तरफ दो शरारती नौकरानियां सब कुछ देख रही हैं। वे फुसफुसा रही हैं कि वह लड़की उस मानसिक रूप से अक्षम मालिक के साथ चली गई। आप जानते हैं कि वे कौन सा शब्द सोच रही हैं? वे कहती हैं कि उन्हें तेजी से कार्रवाई करनी होगी क्योंकि यह अब लायन हर्ट क्षेत्र है। कमरे में वापस वह उसे एक पेय की पेशकश करता है। वह विनम्रता से मना कर देती है, कहती है कि वह एक बूंद भी नहीं ले सकती। अब मून वास्तव में मुसीबत में है क्योंकि उसे नहीं पता कि मूल नायक ने वास्तव में इस लड़की को कैसे जीता था। इसके अलावा उसे अभी भी उसे औषधि देनी है। लेकिन अगर वह कुछ नहीं पी रही तो उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह इसे कैसे अंजाम देगा। वह पूछता है कि उसे पीना क्या पसंद है और वह कहती है कॉफी। लेकिन फिर वह जल्दी से बदल देती है और इसके बजाय काली चाय लेने की पेशकश करती है। पता चलता है कि काली चाय या शराब ही उस जगह पर उपलब्ध एकमात्र विकल्प हैं। वह थोड़ा उलझन में दिखती है, लेकिन वह उसे टाल देता है, कहता है कि वह इसे लेने जाएगा। इस बीच वह वहां बैठी है, थोड़ा उलझन में। वह चाय बनाने के लिए इतना उत्साहित लगता है। जाहिर है वह पीछे औषधि डाल रहा है। ईमानदारी से मुझे लगा कि यह नींद की औषधि थी। लेकिन अचानक वह कहता है कि इसकी एक बूंद किसी को प्यार में डाल देती है। इसके अलावा एक और शीशी है जिसे वह उपयोग न करने का फैसला करता है। वह इसके प्रभावों के बारे में इतना निश्चित नहीं है। तभी वह उसे पुकारती है, जिससे वह चौंक जाता है और वह जल्दी से मुड़ता है, कहता है कि यह लगभग तैयार है। लेकिन ओह बॉय, उस तेज घुमाव में कुछ औषधि इधर-उधर छलक जाती है और दूसरी शीशी। पता चलता है कि यह एक कामोत्तेजक थी। उसे राहत मिलती है कि कोई भी औषधि जादुई निशान नहीं छोड़ती।
यानी जब तक वह नीचे नहीं देखता और महसूस करता है कि औषधि का एक अच्छा हिस्सा फर्श पर गिर गया। उसकी मूल योजना इसे थोड़ा बेचकर कुछ पैसे कमाने की थी, लेकिन अब वह खिड़की से बाहर है। जैसे ही वह चाय लाता है, हम देखते हैं कि कोई खिड़की से झांक रहा है। पेमन, खैर तीसरी राजकुमारी, टिप्पणी करती है कि कैंपबेल परिवार की काली चाय अजीब तरह से लाल और चमकदार है। वह कहता है कि यह पूर्व से एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी है, एक वास्तविक स्वादिष्टता। वह इसके साथ चलती है और उसे पहले पीने के लिए कहती है। हमारा लड़का जाता है क्या, पेमन? मुझ पर भरोसा नहीं है। मून कैंपबेल ईमानदार युवा कुलीन। लेकिन वह बस जवाब देती है कि जो लोग परोसते हैं उन्हें हमेशा पहले पेय का स्वाद लेना चाहिए। यह बुनियादी कुलीन शिष्टाचार है। जब वह कप उठाकर एक घूंट लेता है तो वह इसे उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है कि उसका कप बेहतर दिखता है, उन्हें इसे बदल देना चाहिए। ओह, एक छोटा सा घूंट बाद में और वह पहले से ही चक्कर खा रही है। मुझे लगा कि यह कामोत्तेजक होने वाला था, लेकिन नहीं, वह डगमगाती है, कप गिरा देती है और सोफे पर बेहोश हो जाती है। मून सोच रहा है कि दोनों कपों में डोज डालना एक स्मार्ट कदम था। मूल कहानी के अनुसार नायिका को अब किसी भी सेकंड में कमरे में घुसकर उसे मारने की कोशिश करनी चाहिए। उसे संदिग्ध दिखना होगा, इसलिए वह उसकी स्कर्ट को थोड़ा नीचे करता है, उसके परिधान का कुछ हिस्सा खोलता है, अपनी शर्ट उतारता है और कहता है कि यह एकदम सही दिखता है। कोई भी अंदर आने वाला ठीक वही मान लेगा जो वह चाहता है। ऐसा लगता है कि वह इस बार वास्तव में निंदा करने की कोशिश कर रहा है। केवल समस्या यह है कि कुछ भी नहीं होता। समय बीतता है। आधा घंटा बीत जाता है और फिर भी कोई नहीं आता। यह अजीब है क्योंकि मूल कहानी में वह तुरंत स्थिति से निपटने के लिए घुस पड़ती है। तो क्या बदला? कहानी में नायिका गलियारों से गुजर रही होती है, कोई उससे टकराता है, उसकी पोशाक पर कुछ गिरा देता है और इस तरह वह इस गड़बड़ में घुस पड़ती है। तभी उसे याद आता है, शायद जिसने चाय गिराई थी वह नोएल थी। लेकिन पहले उसने ऐन को नोएल को आराम करने के लिए कहा था, जिसने पूरी घटनाओं की श्रृंखला को बिगाड़ दिया होगा। ओह, देखो कौन अपनी आंखें खोल रहा है जबकि वह अभी भी अपने मास्टर प्लान में उलझा हुआ है। लड़की उठ रही है। पता चलता है कि कामोत्तेजक उस कप में गया होगा जो उसने उससे छीना था। अब वह वहां खड़ा है, उलझन में, सोच रहा है कि अचानक कमरा ठंडा क्यों लग रहा है। फिर बाम एक हाथ उसके चेहरे को पकड़ता है, ठंडी जादू की एक धमाका उसे फर्श पर पटक देता है। वह पेमन से शांत होने की विनती करता है, कहता है कि वह समझा सकता है। लेकिन वह इसे बंद कर देती है, कहती है कि कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, बस इतना कहें। तभी उसे एहसास होता है कि इस लड़की के साथ कुछ ठीक नहीं है। वह कहता है कि वह एक डॉक्टर को बुलाने जा रहा है। बहुत देर हो चुकी है, उसकी कलाइयां पहले से ही जकड़ी हुई हैं। वह बुदबुदाती है कि उसका शरीर ठंडा लग रहा है और उसका गर्म। वह उससे शांत होने की विनती करता है, लेकिन नहीं, वह एक चुंबन के साथ गोता लगाती है। लड़का प्रार्थना कर रहा है कि एरियल उसे बचाने के लिए दिखाई दे, क्योंकि अगर नहीं तो यह छोटा सा अभिनय वास्तव में बहुत वास्तविक होने वाला है। उस कठोर लड़की की बात करें तो वह गलियारों से गुजर रही है, अपनी पोशाक पर दाग लगने से नाराज है। तभी वह कुछ अजीब आवाजें सुनती है। तभी ऐन प्रकट होती है और उसे बताती है कि यह क्षेत्र प्रतिबंधित है। एरियल को यह अजीब लगता है और ऐन जल्दी से उसकी पोशाक साफ करने की पेशकश करती है, क्योंकि यही समस्या है। वह एक जादू करती है, पोशाक बेदाग दिखती है और एरियल बहुत प्रभावित होती है कि यहाँ की नौकरानियां भी जादू जानती हैं। तभी एक नौकरानी बेतरतीब ढंग से पचिची केक के बारे में कुछ कहती है, यह कहते हुए कि इसे पार्टी में परोसा जाएगा, और तुरंत नायिका खुशी से चमक उठती है, उसे धन्यवाद देती है। ऐन हल्की सी मुस्कान देती है,
लेकिन फिर मुड़कर उस क्लासिक दुष्ट नजर के साथ देखती है। बेशक एरियल इतनी मूर्ख नहीं है। या रुको, शायद वह है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जैसे हवा में खून की गंध, लेकिन फिर वह इसे टाल देती है, यह कहते हुए कि वह ड्यूक के हवेली में है और इसमें शामिल नहीं होने वाली। वैसे भी उसे विश्वास है कि पेमन उस बिगड़े हुए बच्चे को अकेले संभाल सकती है। केक से बेहतर कुछ नहीं। इसलिए वह किसी भी चीज की चिंता नहीं कर रही। पास ही वही संदिग्ध नौकरानियां सोच रही हैं कि क्या एरियल लक्ष्य थी। सलेटी बालों वाली कहती है कि नहीं, वह नंबर 9 नाम के एक लड़के का लक्ष्य थी, लेकिन उसने उसे मार डाला, भले ही वह उच्च रैंक का था। काले बालों वाली नौकरानी उसे जल्दी करने के लिए कहती है, चेतावनी देती है कि अगर कैंपबेल दिखाई देता है तो मिशन विफल हो सकता है। लेकिन उसकी साथी कहती है कि चिंता न करें, उसने पहले ही स्थिति की जांच कर ली है और कार्रवाई पूरे जोरों पर थी। इस बीच हमारा लड़का पूरी तरह से बर्बाद है, खरोंचों से भरा, थका हुआ। आखिर हुआ क्या? रुको, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। वह बस अपनी रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। और अब पेमन जागती है, उसके चेहरे पर तलवार रखती है और उसके अंतिम शब्द मांगती है। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस कहती है कि वह बिना कुछ कहे परलोक जा रहा है। वह घबरा जाता है, उसे यकीन नहीं है कि वह फिर से पुनर्जन्म लेगा। इसलिए वह फट से कहता है कि उसके इरादे सच्चे प्यार से आए थे। वह वहां है, भावनाओं से चमक रहा है, यह उम्मीद करते हुए कि भगवान उसे दूसरा मौका देंगे, केवल उसकी गर्दन कटने के करीब आती है। वह ठंडेपन से कहती है कि वह वास्तव में घिनौना है। वह माफी मांगता है और उसे शांत होने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वे तो पूरी तरह से गए भी नहीं। लेकिन वह तुरंत जवाब देती है कि वह उन ईमानदार कार्यों को कहने के लिए भी गंदा है। अगर उसने वास्तव में मेहनत करके उसे जीतने की कोशिश की होती तो शायद वह विवाह को स्वीकार कर लेती। लेकिन इसके बजाय वह नशीले पदार्थ और चालबाजी के रास्ते पर गया। वह यह समझाने की कोशिश करता है कि उसका इरादा उसे अपमानित करने का कभी नहीं था। वह उसे बीच में रोक देती है और उसे घुटनों पर बैठने का आदेश देती है। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ उसका ध्यान खींचता है। वह उसे गर्दन से पकड़ती है और उसे बाहर मौजूद सभी को चले जाने का आदेश देने के लिए मजबूर करती है। वह उसे फर्श पर फेंक देती है और कहती है कि वह कपड़े पहन ले और दरवाजे पर मौजूद किसी से भी निपट ले, क्योंकि वह वैसे भी मरने वाला है। बेचारा लड़का 3 भयानक विकल्पों के बीच फंस गया है। सीलिया द्वारा मार दिया जाए, राजा द्वारा फांसी दी जाए, या किसी अजनबी द्वारा किसी अजीब कालकोठरी में फंस जाए। रुको, क्या वह नायिका थी? नहीं, वह किसी और पागल की तरह लग रही थी। इस बीच दूसरी लड़की आराम से अपनी तंग चड्डी पहन रही है, यह कहते हुए कि वह अब किसी भी मिनट मर जाएगा। मून दरवाजा खोलता है, यह देखने के लिए कि वह कौन है, और चौंक जाता है। यह वही नौकरानी है जो कहती है कि उन्होंने कुछ समय साथ बिताया था और वह खाना लाई है। वह उसे इसे नीचे रखने और धन्यवाद देने के लिए कहता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। तो वह कौन है? वह कहती है कि उसे भोज में मदद के लिए काम पर रखा गया था। जो उसे अजीब लगता है, यह देखते हुए कि कोई नई नौकरानी या कर्मचारी लाए नहीं जाने थे। वह सहमत होती है और फिर अचानक आगे बढ़ती है, उसे नीचे गिरा देती है। उस पल में उसे एहसास होता है कि उसका असली लक्ष्य पेमन है। वह 2 चाकुओं के साथ कूदती है। बूम, एक विस्फोट, और जब वह ऊपर देखता है, कम से कम आइस क्वीन ने अपनी रक्षा करने में कामयाबी हासिल की। पेमन मांगती है कि क्या उसका मूर्ख भाई ने इस हत्यारे को भेजा था। नौकरानी जवाब देती है कि दुर्भाग्य से विवरण गोपनीय हैं। दूसरे कमरे में हम सुनहरे गोले तैरते हुए देखते हैं और फुसफुसाते हुए कि राजकुमारी को आज रात कैंपबेल एस्टेट में मार दिया जाएगा और यह किसी का अंत होगा। पता नहीं यह सफेद बालों वाली लड़की कौन है, लेकिन वह जानती हुई लगती है कि क्या हो रहा है।
विस्फोट के बाद कमरे में वापस नौकरानी पीछे हटती है, यह स्वीकार करते हुए कि पेमन का जादू अपेक्षा से कहीं अधिक घना है। लेकिन जब वह जादू सुनती है तो उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि अब पेमन एक बर्फ के भाले के साथ चार्ज कर रही है और लगभग उसके सिर को छेद देती है। जब दोनों एक क्रूर टकराव में भिड़ते हैं, हमारा लड़का सोच रहा है, जब देवता लड़ते हैं तो नश्वर लोग पीड़ित होते हैं। वह सचमुच कुछ भी नहीं कर सकता। वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह बंद है। वे अभी भी जोरदार लड़ाई कर रहे हैं। वह कुछ के पीछे छिप जाता है, यह महसूस करते हुए कि उस राक्षसी नौकरानी ने किसी तरह का अवरोधक जादू डाला होगा ताकि कोई और अंदर न आ सके। और फिर वह कुछ नोटिस करता है। कल ही बाहरी कर्मचारियों को लाने की योजना में बदलाव किया गया था। इसका मतलब है कि इस योजना को पहले से तैयार करने का एकमात्र तरीका यह है कि कोई जानकारी लीक कर रहा हो। वह एक हमले से बाल बाल बचता है और अब वह केवल प्रार्थना कर सकता है कि पेमन जीत जाए। लेकिन फिर उसे देखते हुए अभी भी वहां खड़ी, भले ही पीटी हुई हो और उस भाले को पकड़े हुए, वह सोचने लगता है कि क्या यह वास्तव में अच्छी बात है। वह उसे भी मार सकती है। ईमानदारी से शायद यह इतना बुरा नहीं होगा अगर वह यहां मर जाए। कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। तभी नौकरानी कहती है कि पेमन वास्तव में एक जीनियस है। और पेमन जवाब देती है कि वह पहले से ही किसी को गुरुत्वाकर्षण जादू का उपयोग करके उसके पैरों की गति को बिगाड़ते हुए महसूस कर सकती है। इसका मतलब है कि कोई और भी इसमें शामिल है। वह नौकरानी से पूछती है कि वह कौन है, वरना वे दोनों यहां मर जाएंगे। नौकरानी बस कहती है कि जैसा कि अफवाहें थीं, पेमन वास्तव में एक जीनियस है। पेमन गुस्से में आकर उसे चुप रहने और बोलने के लिए कहती है। इसके पीछे कौन है? अगर वह बख्शे जाने का मौका चाहती है। लेकिन नौकरानी कहती है कि वह यहां किसी को मारने नहीं आई है, बस समय खरीदने के लिए। अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है। तभी सलेटी बालों वाली नौकरानी कहती है कि कक्ष अब पूरी तरह से सील हो गया है। दूसरी अपनी जेब में हाथ डालती है और एक शीशी निकालती है, यह घोषणा करते हुए कि वह मेल्टेड वर्ल्ड के भगवान को 100 बच्चों की जान बलिदान के रूप में चढ़ाती है। पेमन तुरंत इसे एक अंधेरे देवता की शक्ति के रूप में पहचानती है। लेकिन नौकरानी बस मुस्कुराती है और कहती है कि वह नीचे आए और इस दुनिया को दबा दे। एक लाल ऊर्जा कमरे में भर जाती है, पेमन को दीवार से टकरा देती है। और वह जानती है कि अगर अब वे चूहे दिखाई देते हैं तो उसके पास कोई मौका नहीं है। नौकरानी इसकी पुष्टि करती है। चूहे? जरूर। लेकिन आज रात का असली लक्ष्य राजकुमारी है। वह फिर से हमले के लिए जाती है, लेकिन पेमन हमारे नायक से खंजर छीन लेती है और हमले को रोक देती है। नौकरानी हैरान है। यह लड़की जिसके तंग कपड़े खून से सने हैं, फटे हुए, पीटी हुई, थकी हुई, लेकिन उसने महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचने में कामयाबी हासिल की। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अब कोई रक्त जादू नहीं बचा था। एक क्रूर किक उसकी पसलियों पर पड़ती है, जिससे वह फर्श पर गिर जाती है। लेकिन पेमन अलग तरह की बनी है। वह वापस उठ खड़ी होती है। हत्यारा कहता है कि वह उसकी मृत्यु को दर्द रहित बनाएगा और अंतिम प्रहार के लिए झपट्टा मारता है। खून छलकता है, लेकिन क्या? हमारा लड़का सामने कूद पड़ता है और इसे पूरी तरह से झेल लेता है। वह सचमुच हिट को सीधे लेता है। कोई रोकना नहीं, कोई बचाव नहीं, बस शुद्ध साहस। लोग उस पल को याद करें जब हमारा नायक मेज पर फंस गया था। मुझे यकीन है कि यह सब ऐन के पीछे था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने बिंदुओं को कैसे जोड़ा नहीं। एक और एक दो होता है। यह वह थी। वह राक्षसी लड़की तो कहानी के कवर पर भी है। खैर, वापस मुद्दे पर। एन उसका नाम पुकार रही है
और पेमन जानना चाहती है कि क्यों। वह फर्श पर है, खून उगल रहा है, और अचानक उसे याद आता है जब दूसरी नौकरानी ने पहले दरवाजा खोला था और उसे कहा था कि वह जा सकता है। उसने भागने पर विचार किया, लेकिन महसूस किया कि वह नहीं कर सकता। इसलिए वह ऐन को पुकारता है और पूछता है कि वह क्या सोच रही है। ऐन बस उस बेकार मूर्ख को रास्ते से हटने के लिए कहती है। लेकिन पेमन उसके पास से गुजरती है और उसकी गर्दन पर गहरा कट मार देती है। लड़की घुटनों पर गिर जाती है और बर्फीली राजकुमारी बस घोषणा करती है कि यह खत्म हो गया। अब हमारा लड़का फर्श पर पड़ा है, मुश्किल से जीवन से चिपका हुआ। पेमन उसके बगल में घुटनों पर बैठती है, यह महसूस करते हुए कि अगर उसने उसकी रक्षा के लिए कूद लगाई तो ये हत्यारे उसने नहीं भेजे थे। और जो बात उसे वास्तव में हैरान करती है वह यह है कि उसने बिना सोचे उसकी रक्षा की, क्योंकि अगर वह मर गई होती तो कोई भी कभी नहीं जान पाता कि उसने क्या किया। लेकिन वह कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा उसने कहा, उसने एक सच्चे पुरुष की तरह व्यवहार करने का फैसला किया। कमाल है, यह दुखद था। लेकिन बेशक यह पेमन है। वह ठंडेपन से कहती है कि उसकी नब्ज के आधार पर उसके पास शायद 3 और वाक्य कहने की ताकत बची है। इसलिए वह बेहतर होगा कि वे महत्वपूर्ण हों। वह उसका अंतिम संदेश ड्यूक तक पहुंचा देगी। वह ऊपर पहुंचता है, उसके चेहरे को छूता है और सचमुच कहता है कि उसे खेद है। अंत में उसके पास वास्तव में उसके लिए भावनाएं थीं। फिर उसका हाथ फर्श पर गिरता है। यार, वह एक किंवदंती की तरह चला गया। हमें पता है कि वह वास्तव में मरने वाला नहीं है। लेकिन अगर वह मर गया होता तो यह महाकाव्य होता। फिर भी पेमन इसे स्वीकार नहीं कर रही। वह कहती है कि वह कमीना ऐसा माफी मांगकर मरने का हकदार नहीं है, न कि उसके द्वारा किए गए सब कुछ के बाद। वह उसका नाम पुकारती है और कहती है कि वह उस शापित माफी को स्वीकार नहीं कर रही। उसे जीना होगा और हर एक चीज के लिए भुगतान करना होगा। शून्य के बीच में मून तैर रहा था, चक्कर और गर्मी से भरा हुआ। दुर्भाग्य से भले ही उसने अच्छे विकल्प चुनने की कोशिश की, मृत्यु अपरिहार्य थी। कम से कम यह खेल की कहानी का पालन करने से बेहतर था। इस तरह उसे यह तय करने का मौका मिला कि उसका जीवन कैसे खत्म हुआ। लेकिन फिर एक अजीब काली ऊर्जा उसके बगल में प्रकट होती है और एक पैनल बनता है जिसमें एरोगेंस, एनवी, ग्रीड, शेमलेसनेस और लेजीनेस में प्रगति का ब्रेकडाउन दिखता है। ऐसा लगता है कि यह 7 डेडली सिंस के बारे में है। वह ग्लट्टनी में -90% पर है, एनवी में 99% पर और एरोगेंस में 50% पर। किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं और यह उसे कहता है कि अभी के लिए कोशिश करते रहें। वह पूछता है कि यह राक्षसी किताब पहले क्यों नहीं दिखी जब वह मर गया। फिर उसे उसमें से एक नौ की आवाज सुनाई देती है और दृश्य नालियों में बदल जाता है। राख भूमिगत में तैर रही है और कोई बुदबुदा रहा है कि कैंपबेल असली लक्ष्य नहीं था। लेकिन अचानक एक आवाज पूछती है कि उसने उसके बेटे के साथ क्या किया। ओ बॉय, पिता प्रकट होता है, शुद्ध लायन हार्ट ऑरा बिखेरते हुए। हत्यारा तुरंत कांपने लगता है और पिता शांति से कहता है कि उसे अपने घर में मेहमानों की उम्मीद नहीं थी। वह आमंत्रित नहीं थी तो वह वहां क्या कर रही थी? और वह बेहतर होगा कि अब बोले उसने उसके बेटे के साथ क्या किया। यार, वह आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन अभी वह एक जानवर है। पीछे मुड़कर सोचें तो हमारे नायक को खुशी हुई होगी कि वह मरने से पहले कुछ औरासक जिन्बू शैली में पीसने में कामयाब रहा। या शायद नहीं, क्योंकि अब हम बेडरूम में वापस हैं और एन ठीक उसके बगल में बैठी है। वही एन जिसे हम अब जानते हैं कि खतरनाक है। वह जागता है।